नमस्कार सभी को। आज हम जेंडर और शिक्षा के बारे में बात करेंगे कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्त्री शिक्षा कैसी है और कैसी थी, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम वैदिक काल से महिला शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे कि वैदिक काल में महिला शिक्षा, बौद्ध काल में महिला शिक्षा, मध्यकाल में महिला शिक्षा, ब्रिटिश काल में महिला शिक्षा, स्वतंत्र भारत में महिला शिक्षा। महिला शिक्षा की स्थिति व महिला शिक्षा इन कालों में कैसी रही है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करना चाहेंगे। वैदिक काल में सर्वप्रथम हम वैदिक काल में महिला शिक्षा की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस काल में महिलाओं पर शिक्षा संबंधी किसी प्रकार का दबाव देखने को नहीं मिलता है। वैदिक काल में अनेक विदुषी नारियों के वृतांत मिलते हैं। गार्गी, शकुंतला, विश्वघोषा, अपाला आदि ऐसी विदुषी नारियां थीं जो वेद अध्ययन के साथ साथ पुरुषों के साथ वाद विवाद, शास्त्रार्थ में भी हिस्सा लेती थी। तो वैदिक काल में महिला शिक्षा के लिए ऐसा कोई दबाव देखने को नहीं मिलता है, परंतु वैदिक काल में ये भी कहा जाता है कि जो इच्छुक महिलाएं होती थी, बड़े घरानों की महिलाएं होती थी, उनको ही शिक्षा का अधिकार था। अथर्ववेद में उल्लेखित है कि केवल उस कन्या का विवाह सफल होता था जिसने बाल्यकाल में उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। इस दौरान बालिकाओं के लिए अलग से कोई विद्यालय तो नहीं खोले गए थे, परंतु सहज शिक्षा का प्रचलन उस काल में भी था। शकुंतला ने कवर्ण के आश्रम में और अत्रेयी ने वाल्मीकि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। ब्राह्मण की कन्याओं को वैदिक ऋचाओं की शिक्षा, जबकि क्षत्रिय कन्याओं को भाला, तीर कमान, तलवार आदि चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। जो जिस जाति व वर्ण के थे उन्हें उसी जाति व वर्ण के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। वस्तुतः उस युग में परिवार ही बालिकाओं की शिक्षा का केंद्र था, जहां उनको अपने माता पिता, पति, कुल गुरु से शिक्षा प्राप्त होती थी। बालिकाओं को धर्म, साहित्य के अतिरिक्त नृत्य, संगीत, काव्य रचना, वाद विवाद आदि की शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल के अंतिम चरण में उनकी शिक्षा में अवरोध उपस्थित कर दिया गया था। वैदिक काल में हम अधिकतर ये देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल जो था, क्योंकि हमारा जो वैदिक काल है वो दो भागों में विभक्त था, तो जो हमारा उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल जो था, तो वहाँ पे भी इस चीज़ का विभाजन देखने को मिलता है कि महिलाओं की स्थिति वैदिक काल में दोनों जगह अलग अलग थी, और इसका वृतांत हम अधिकतर सब जगह देखते भी हैं और सुनते भी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम बौद्धिक काल में महिला शिक्षा कि बौद्ध काल में महिला शिक्षा का स्तर कैसा था, या महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी या नहीं दी जाती थी। तो गौतम बुद्ध ने संघ में बालिकाओं को प्रवेश की आज्ञा देकर उनकी शिक्षा को नवाचार प्रदान किया। जिन बालिकाओं का संबंध कुलीन व व्यावसायिक वर्ग से था, वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। इससे बहुसंख्यक सामान्य बालिकाएं शिक्षा से वंचित रहीं। नारियों को बौद्ध काल में शिक्षा प्राप्त करने का कुछ अवसर तो मिला, परंतु वह अपनी प्रतिष्ठा हासिल ना कर सकी। किसी हद तक हमारा पौराणिक साहित्य भी नारी की इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है। कहीं नारी को शूद्र कहा गया और कहीं कहीं नरकस्य द्वारम कहा जाने लगा। ऐसा बौद्ध काल में उल्लेखित है और ऐसा हमें देखने को ही मिलता है। परंतु बौद्ध काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। वहाँ पे महिलाओं को या बालिकाओं को शिक्षा दी जाती थी और उनको शिक्षा ग्रहण करने के पूर्ण अवसर प्रदान किए जाते थे। नेक्स्ट हम आते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में महिला शिक्षा कैसी थी? इस काल तक
आते आते बालिकाओं की दशा बदहाल होती गई। मुसलमानों में पर्दा प्रथा का प्रचलन होने के कारण अधिकांश बालिकाएं शिक्षा से वंचित रहीं। उस काल में भी शिक्षा सिर्फ शाही घरानों, कुलीन वर्गों की कन्याओं तक ही सीमित था। जनसाधारण की बालिका अपनी प्रारंभिक अवस्था में मदरसे से बालकों के साथ केवल थोड़ा सा अक्षर ज्ञान प्राप्त कर सकती थी। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा की व्यवस्था केवल नगरों में ही थी। मजूमदार, राय चौधरी व दत्त ने लिखा है कि प्रायः प्रत्येक मस्जिद में संलग्न एक मकतब होता था, जिसमें आसपास के बालक व बालिका शिक्षा ग्रहण करते थे। शाही घराना एवं धनी परिवारों की लड़कियां अपने परिवार में शिक्षा प्राप्त करती थीं। हिंदुओं में मध्यम वर्ग के व्यक्तियों की बालिकाएं स्कूल में बालकों के साथ प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करती थीं। तुर्क अफगान शासन काल में शहजादियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दिए जाने का प्रबंध था। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सिंहासन पर आसीन हुई। वह विदुषी महिला थी, जिसने अश्वारोहण तथा युद्ध कला की भी शिक्षा प्राप्त की थी। मालवा के शासक महमूद खिलजी के पुत्र गयासुद्दीन खिलजी ने सारंगपुर में एक मदरसा स्थापित किया था, जिसमें बालिकाओं को कलाओं और शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी। इस काल में कुछ महिलाएं जैसे गुलबदन बेगम, नूरजहां, मुमताज महल, जहां आरा बेगम आदि को उच्च शिक्षा प्राप्त थी। नारियों की शिक्षा मुगलों के भारत आने के बाद और दयनीय हो गई। विदेशी आक्रमणकारी के भय से स्त्रियां घरों तक सीमित होकर रह गईं। उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया। बाल विवाह, अमेल विवाह, सती प्रथा आदि की जंजीरों में बांधकर उसे निरीह पशु बना दिया गया। नर और नारी के कार्य क्षेत्र में विभाजन रेखा खींच दी गई। ये धारणा फैला दी गई कि नारियों को घर के कार्यों में ही अपना समय व्यतीत करना चाहिए। नारी विलास का साधन बनकर रह गई। पुरुष कमाता था, स्त्री को उसकी कमाई पर आश्रित रहना पड़ता था। अब महिला पुरुष की सहयोगिनी न रहकर आश्रिता हो गई थी। शिक्षा का प्रचलन केवल उच्च आर्थिक स्तर के परिवारों पर होने के कारण 18वीं शताब्दी में महिला शिक्षा का इतना पतन हुआ कि 19वीं सदी में केवल 2% स्त्रियां ही शिक्षित रह गईं। अब बात करते हैं हम ब्रिटिश काल की, कि ब्रिटिश काल में महिला शिक्षा कैसी थी। इस काल में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे, जिससे बालिकाओं की दिशा और दशा दोनों में ही काफ़ी सुधार देखने को मिलता है हमको। स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय आदि समाज सुधारकों ने सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों का खंडन करने के उद्देश्य से ब्रह्म समाज व आर्य समाज की स्थापना की और समाज में नारी को सम्मान दिलाने की दिशा में सराहनीय योगदान दिया। नारी का नर की समकक्षता का अधिकार मिला। नारी को नर की समकक्षता का अधिकार मिला था। सन 1854 से 1882 तक आज़ादी से पहले बालिका शिक्षा से जुड़े विभिन्न आयोगों एवं समितियों में सर्वप्रथम वुड के घोषणा पत्र में यह संस्तुति की गई थी कि बालिका शिक्षा को उदारतापूर्वक सहायता अनुदान देकर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आदेश पत्र में उन व्यक्तियों की सराहना की गई जिन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए धन दिया था। इसके अतिरिक्त नवनिर्मित शिक्षा विभागों ने अनेक स्थानों पर बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा की ओर समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की सिफारिश की। इस प्रकार कंपनी द्वारा बालिका शिक्षा में प्रगति आरंभ हो गई थी। 1882 के दौरान बालिकाओं के लिए सभी प्रकार के विद्यालयों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जहां बालिका शिक्षा अर्जित कर पा रही थी। भारत में विशाल जनसंख्या को देखते हुए
छात्रों की ये संख्या काफ़ी कम थी। इसके आधारभूत कारण निम्नलिखित थे। जहाँ तक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा देने का सवाल है, उसे कुछ सीमा तक संतोषजनक कहा जा सकता है। प्राथमिक स्कूलों में छात्राओं की संख्या सबसे अधिक थी। सन 1882 में शिक्षा प्राप्त करने वाली बालिकाओं में से कुछ बालिकाएं प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रही थी। इस अधिक संख्या का एकमात्र कारण यह रहा है कि भारतीय इस समय तक बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव कर चुके थे, परंतु वे माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्रदान करने के पक्ष में नहीं थे। भारत में लड़कियों का काफ़ी कम उम्र में विवाह हो जाता था। कम उम्र में विवाह होने के कारण बालिकाओं की शिक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता था। मुस्लिम शासनकाल में हिंदू और मुसलमानों में पर्दा प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी, अतः एक निश्चित आयु के बाद बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बाहर भेजना सही नहीं मानते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों बालिका शिक्षा को जरूरी नहीं समझते थे। उनके मतानुसार बालिका का उचित स्थान घर में था और उसके लिए शिक्षा व्यर्थ थी। मुस्लिम शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ही मुस्लिम शासन काल में जरूरी समझा जाता था। सन 1882 में छात्र अध्यापिकाओं की संख्या 515 थी। प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की और सर्वप्रथम मिशनरियों ने ध्यान दिया। इनका निर्माण करने में मिशनरियों के दो उद्देश्य थे। मिशन बालिका विद्यालयों के लिए अध्यापिकाओं को शिक्षा प्रदान करना, धर्म परिवर्तित ईसाई बालिकाओं को अध्यापिका बनाकर उनके जीविकोपार्जन की समस्या का काफ़ी हद तक हल करना। किंतु मिशन प्रशिक्षण का यह कार्यक्रम ज़्यादा सफल नहीं हो सका। उच्च घरानों के लोग वहाँ अपनी बालिकाओं को भेजने में समर्थ नहीं थे, क्योंकि वहाँ बाइबिल को पढ़ाना अनिवार्य था या बाइबिल को पढ़ना अनिवार्य था। मिशन प्रशिक्षण विद्यालयों के अतिरिक्त देश में ऐसे विद्यालयों का अभाव था जिसका संचालन सरकार द्वारा किया जाता था। भारतीयों द्वारा इस दिशा में कार्य न किए जाने का कारण यह था कि भारतीय समाज में ऐसी सुशिक्षित महिलाओं की काफ़ी कमी थी जो प्रधान अध्यापिकाओं के रूप में कार्य कर सकें। इस काल की विशेषता यह कहा जा सकता है या ये विशेषता रही है कि इस दौरान बालिकाएं और स्त्रियां प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापिकाओं का कार्य करने के लिए शिक्षा अर्जित कर रही थी। सन 1854 में घोषणा पत्र में अध्यापिकाओं की शिक्षा के लिए आदेश दिए जाने पर भी सरकार ने इस ओर विशेष रूप से कोई कार्य नहीं किया था। और उसके बाद हमारा हंटर शिक्षा आयोग आया 1882 में, जो सन 1882 से 1902 तक रहा। तो हंटर शिक्षा आयोग के अंतर्गत नारी शिक्षा को अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने की बात कही गई। लड़कियों के लिए कन्या नॉर्मल स्कूल खोलना, उनकी संख्या बढ़ाना, पाठ्यक्रम को सरल और उपयोगी बनाने पर बल देकर के आयोग ने बालिका शिक्षा के लिए नारी शिक्षिकाओं की नियुक्ति करने का सुझाव दिया। इस आयोग की संस्तुति के आधार पर सरकार द्वारा बालिकाओं के विद्यालयों को अनुदान देने की शुरुआत की गई और इसमें विभिन्न कार्य करवाए गए, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित होकर आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब के तत्वाधान में हरिद्वार और वृंदावन में लड़कों के गुरुकुलों के साथ साथ कन्या गुरुकुल भी खोले गए। और सन 1904 में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू बालिका विद्यालय की भी स्थापना की। इस दौरान बालिका शिक्षा के क्षेत्र में विशेष विकास तो नहीं हुआ, परंतु उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आई थी।
अतः इस अवधि में प्राथमिक शिक्षा में क्षेत्र में सबसे अधिक उन्नति हुई और 1882 में अध्ययन करने वाली बालिकाओं की संख्या 1,24,491 से बढ़कर सन 1902 में 3 लाख से अधिक हो गई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि हंटर शिक्षा आयोग में बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया गया, विद्यालय खोले गए और उनकी पाठ्यक्रम को सरल और सुझाव और उनकी कौशलों के विकास के आधार पर बनाया गया कि वह गणित, भूगोल, इतिहास की बजाय संगीत, चित्रकला, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि की शिक्षा दी जाने लगी, जिससे वह विशेष रूप से अपने व्यवसाय में भी प्रयोग कर सकें और निस्वार्थ समाज के में सेवा कर सकें। इसके पश्चात सन 1902 से 1917 तक महिला शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार हुआ और 1916 में महिलाओं के लिए सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज दिल्ली में स्थापित हुआ। 1916 में भी मुंबई में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो वर्तमान में श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। सन 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट की अध्यक्षता में महिला शिक्षा के प्रचार हेतु भारतीय महिला संगठन की स्थापना हुई। 1918 से 1947 तक इस काल में आते आते महिला शिक्षा का जो स्तर था वो बढ़ा, उसमें बढ़ोतरी हुई। महात्मा गांधी ने भी शिक्षा, भारतीय महिला जागृति, प्रांतीय शव यात्रा के माध्यम से महिला शिक्षक की उपयोगी परिस्थितियां उत्पन्न करी और उत्पन्न हुई, जिसमें उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संघ का निर्माण किया, कुशल समिति बनाई, दिल्ली में गृह विज्ञान की शिक्षा के लिए लेडी इरविन कॉलेज खोलने की सिफारिश की। इस कॉलेज की स्थापना होते ही स्कूलों, विश्वविद्यालयों और शिक्षा कार्यक्रमों में विज्ञान की शिक्षा के लिए महत्व पर अत्यधिक बल दिया गया और 1947 तक भारत में महिलाओं के लिए 21,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय, 370 माध्यमिक विद्यालय और 428 व्यावसायिक और लगभग 60 के करीब आर्ट और विज्ञान महाविद्यालय स्थापित हो चुके थे। इस समय ये सह शिक्षा का विकास हो चुका था। अब स्वतंत्र भारत में महिला शिक्षा कैसी थी और इसका क्या स्तर था? तो स्वतंत्र भारत में 1947 से हम बात करेंगे। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद भी महिला शिक्षा में वृद्धि हुई। भारत में संविधान के भी 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई और यह भी कहा गया कि जाति व लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, जिससे पहले से व्याप्त भाव कुछ हद तक कम हो चुके थे, परंतु इसके बाद भी नारी शिक्षा का बढ़ता हुआ स्तर किसी दृष्टिकोण से संतोषजनक नहीं था। 1948 में विश्वविद्यालय आयोग ने अपनी रिपोर्ट में महिला शिक्षा के महत्व का उल्लेख किया, जिसमें उसके घर व सामान्य दोनों रूप में किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि स्त्री का सबसे बड़ा व्यवसाय घर का बनाना है और संभवतः आगे भी यही चलता रहेगा, परंतु उसकी दुनिया यहीं तक सीमित नहीं रह जानी चाहिए। तो विश्वविद्यालय आयोग ने ये बात कही कि उसकी दुनिया सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है, उसका सबसे बड़ा व्यवसाय घर तो है, परंतु उसकी दुनिया यहीं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। महिला शिक्षा पर जोर देकर आयोग ने यह भी कहा कि अगर शिक्षा को पुरुष या स्त्रियों तक सीमित रखना है तो सर्वप्रथम महिलाओं को शिक्षा सुलभ की जानी चाहिए, क्योंकि इस उपाय से दूसरी पीढ़ी तक शिक्षा को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। मुदालियर शिक्षा आयोग ने महिला शिक्षा के लिए कहा कि बालक बालिकाओं को प्रदान की जाने वाली शिक्षा में किसी भी
प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। राज्य सरकार जहां आवश्यक हो बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय खोलने की व्यवस्था करें। सरकार सह शिक्षा वाले विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं की आवश्यकता पूर्ति हेतु पर्याप्त संख्या में अध्यापिकाओं की नियुक्ति करें। और हम यहाँ बात करते हैं राष्ट्रीय महिला समिति 1958 में श्रीमती दुर्गा बाई देशमुख की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ, जिसने कहा कि स्त्री शिक्षा के प्रचार का भार केंद्र सरकार को अपने ऊपर ले लेना चाहिए। केंद्र सरकार को भी सभी राज्यों के लिए स्त्री शिक्षा के विस्तार के लिए नीति निर्धारित करनी चाहिए। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। 1969 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन हुआ, जिसके अनुसार सरकार को विद्यालय स्तर पर बालिकाओं एवं प्रौढ़ स्त्रियों को शिक्षा के लिए समय समय पर विचार करना चाहिए। महिला शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए समय समय पर अनुसंधान, सर्वेक्षण एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए। 1962 में हंसा मेहता समिति ने महिला शिक्षा की समस्याओं से निपटने के लिए कहा कि बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम समान होना चाहिए, अर्थात लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे एक जनतंत्रीय एवं समाजवादी समाज का निर्माण हो सके। 1966 में कोठारी आयोग ने महिला शिक्षा के सभी स्तरों व सभी पक्षों को सुधारने के लिए अपनी सिफारिशें दी कि सर्वप्रथम दुर्गाबाई देशमुख समिति द्वारा दिए गए सुझावों को क्रियान्वित करना चाहिए। लड़कियों को पहनने के वस्त्र, पुस्तक, लेखन सामग्री निःशुल्क दी जानी चाहिए। तभी प्राथमिक स्तर पर व माध्यमिक स्तर पर सह शिक्षा पर बल दिया गया। बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय खोले गए, जिनमें से 14 वर्ष की आयु जिन बालिकाओं की 14 वर्ष की आयु में शादी हो गई थी, पढ़ाई छोड़ दी हो, वह उनके लिए भी पूर्णकालिक व अंशकालिक पाठ्यक्रम स्थापित किए गए, जिससे कि वह अपने समय को निकालकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। और माध्यमिक स्तर में भी बालिकाएं हाई स्कूल करना चाहती हैं, उनके लिए विशेष प्रकार का कार्यक्रम चलाए गए। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई कि नीति का पालन किया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई कि वह दूरस्थ क्षेत्र में रह करके शिक्षा ग्रहण करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा को महिला के बुनियादी स्तर में लाने के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए एवं पहले से चली आ रही विकृतियों को समाप्त करने के लिए महिलाओं को समर्थन दिया जाना चाहिए। महिला निरक्षरता को दूर करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए कि उन सभी रुकावटों को दूर कर प्रयास करना चाहिए जो कि महिलाओं की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में बाधक हो। इस काम के लिए विशेष सहायक सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। संशोधित जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1992 में स्त्री शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के बहुत सुझाव दिए गए। विद्यालय में ऐसे स्थान खोले जाएं जहां पर महिलाओं की साक्षरता दर कम हो, वहाँ पे विद्यालय खोले जाएं। बालिकाओं के लिए विद्यालय की ड्रेस, पाठ्यपुस्तक आदि सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। प्रतिभावान बालिकाओं हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो। किसी काम में संलग्न बालिकाओं के लिए विद्यालय समय को कम करके उनके अनुरूप करना। बालिकाओं एवं शिक्षिकाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था करने के साथ ही महिला वार्डन की व्यवस्था की जाए। समाज में व्याप्त लिंग भेद को समाप्त करने के लिए उच्च शिक्षा में महिलाओं को भी स्थान देना चाहिए और उनकी सुविधाओं को बढ़ावा देना चाहिए।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि महिला शिक्षा वैदिक काल से लेकर के अभी स्वतंत्र भारत में हमने देखी कि किस प्रकार से उनको शिक्षा दी गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 तक। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में महिला शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो हमारी स्थिति इस समय बहुत ही अच्छी है और सभी महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। वह अब निःशुल्क रूप से बालकों के समक्ष बैठ कर के कक्षा में शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं और अपने शैक्षिक स्तर को व अपने को व्यवसाय के काबिल बना सकती हैं। इस प्रकार हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्त्री शिक्षा का अध्ययन कर चुके हैं। धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस प्रकार के कंटेंट मैं आपको उपलब्ध कराती रहूँगी।